हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड आपकी पढ़ाई जो है कैसी चल रही है? वो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी आपकी उम्मीद करती हूँ अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। अभी तक हमने आपको टीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 करा चुके हैं हम। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ चैनल को विज़िट करके देख सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज़ पेन ट्रेबल। पेन ट्रेबल की आपको इसमें से करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, कौन सी है? तो फ्रेंड, जो पेन ट्रेबल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, PENETRABLE, पेन ट्रेबल। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। और इसका जो आपका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है इसका छेदनीय या फिर भेद्य। किस चीज़ को छेदनीय हो सकता है, फिर भेद्य भी बोल सकते हैं आपको, इसको भेद्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग इज PS। PS की आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो आपके पास की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपकी B नंबर है, PIOUS, और इसका मीनिंग होता है आपका धर्मनिष्ठ। ओके, धर्मनिष्ठ जो होता है वो इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज एनोबल। एनोबल की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें। तो एनोबल जो इसका करेक्ट स्पेलिंग है वो आपकी ऑप्शन नंबर D होगी, ENNOBLE, एन नोबल। ओके, और इसका जो आपका मीनिंग होता है वो होता है आपका सरदार बनाना किसी को। ओके, सरदार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द करेक्ट स्पेलिंग इज एफेट। एफेट की आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको इसमें। तो इसमें आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग है क्वेश्चन नंबर 4 की वो आपकी B होगी, EFFETE, एफेट। और एफेट का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका कमज़ोर, कमज़ोर। ओके, ये आपकी इसका हिंदी मीनिंग होता है एफेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज मिनिएचर। मिनिएचर की आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, इसमें कौन सी है? तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसका ऑप्शन नंबर A आपका राइट होगा, मिनिएचर। और इसका आपको हिंदी मीनिंग तो आपको इसका पता ही होगा, लघु चित्र बोलते हैं इसको, लघु चित्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डायरेक्शंस दिए हैं आपको, 6 से 8 का क्वेश्चन के बीच में आपको डायरेक्शंस फॉलो करने हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इसमें से चूज़ करना है कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। सेंटेंस दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, शी विल नॉट कम इफ़ इट, वह नहीं आएगी यदि। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है। तो आपका इसमें 6 नंबर में जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो है आपका B, रेन्स। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश हुई तो वह नहीं आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ए टीचर एंड ए लीडर डैश डाइड। टीचर एंड ए लीडर, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको चूज़ करना है हैज़ आएगा, वॉज, हैव या फिर आर। तो इसमें आपका ए टीचर एंड लीडर सेंटेंस जो 2 नाउन है वो आपके एंड से जुड़े हुए हैं, और आपका टीचर अलग पर्सन है और लीडर अलग, क्योंकि इसके सामने ए टीचर और ए लीडर। अगर ये एक ही पर्सन होता तो इसमें ए टीचर एंड लीडर होता, बट ये अलग अलग पर्सन है दोनों, इसलिए इनके साथ आपका प्लूरल फॉर्म आएगी वर्ब की, हैव। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ईदर द फादर और द चिल्ड्रन। या तो फादर या फिर बच्चे। तो आपको इसमें करेक्ट फॉर्म चूज़ करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। आर कमिंग, इज़ कमिंग, हैज़ कम या वॉज कमिंग। तो आपकी जो ईदर है इसके साथ आपकी जो है बाद वाली जो नाउन होती है वो उसके साथ उसके हिसाब से आपकी वर्ब आती है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन दिया हुआ है आपको चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A राइट होगा आपका, आर कमिंग। जब कोई सेंटेंस आपका ईदर और, नीदर नोर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा होता है तो उस वाक्य में जो वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा ही बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ओके, जैसे इसमें बाद वाली कौन सी आपकी चिल्ड्रन है तो इसके अकॉर्डिंग आर आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको ये फॉलो करना है। 4 alternative ways of converting the direct speech into indirect speech are suggested for each of the following sentences. Find out the correct one.
आपको इसमें से करेक्ट बताना है कौन सा है आपका। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के आपके सेंटेंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टूडे। मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं आज जा रहा हूँ, तो आपको इसको इनडायरेक्ट में चूज कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड, ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, और आपका दैट कंजक्शन इसमें यूज़ हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के। और जो आपका आई है वो आपका किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सॉरी, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन तो उसका सब्जेक्ट आपका माई होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ माई फ्रेंड तो ही आ जाएगा आपका, और एम जो होगा आपका वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट को आप पास्ट में चेंज कर देते हैं इसके। और लिविंग टुडे, टुडे जो है आपका वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो टुडे का आपको दैट डे करना होगा, तभी आपका फॉर्म करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ दियर सक्सेस, ही सैड। तो यहाँ पर भी आपको इसका इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सैड आपको आएगा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट यूज़ करेंगे आप। ओके, तो उसके आई दिया है आपका, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आपका ही आ जाएगा उसके लिए, और शैल का आपका शुड हो जाएगा। ओके, और जो ऑप्शन बी में ही फॉलो होता है, ही सेड दैट ही शुड अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ दियर सक्सेस, ये आपका सेंटेंस जो है इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 11, द मीनिंग ऑफ द इडियम वॉक ए टाइट रोप इज। इसका इडियम का आपको मीनिंग बताना है, वॉक ए टाइट रोप इज। तो आपका 11 का जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो आपका सी होगा, टू एक्ट वेरी केयरफुली, यानी कि बहुत ध्यान से काम करना, इसका आपका मीनिंग होगा इडियम का। ओके, नेक्स्ट, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ मैडम इज। मैडम का आपको मैस्कुलाइन जेंडर बताना है, यानी कि ये आपका स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग होगा, आपको बताना है इसमें। तो सर, मैन, जेंटलमैन या किंग, कौन सा चूज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सर का। ओके, सर इसका मैस्कुलाइन जेंडर है मैडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के रेफरेंस में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बताना है। चलिए देखते हैं पढ़ के इसमें से क्या है। ए में है, इन चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के रेफरेंस में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है आपका बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इन चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। सेकेंड है, इन इनडायरेक्ट वी यूज कंजक्शन दैट टू कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। थर्ड है आपका, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। और फोर्थ में आपका, इन चेंजिंग इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू आस्क्ड और एंक्वायर्ड। तो आपको इसमें से नॉट करेक्ट बताना है आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका वो चेंज नहीं होता। बट यदि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में भी या तो कोई चेंज नहीं होता, पर यदि पास्ट में हो तो ये चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इन इनडायरेक्ट वी यूज़ कंजक्शन दैट टू कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। हम कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के बिल्कुल सही है। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। जो वर्ड्स हमें टाइम, समय और जो स्थिति बताते हैं, उनको हम जो पास की स्थिति शो करते हैं उनको दूर की स्थिति शो करने के लिए यूज़ करते हैं, सही है। बट जो आपका डी है ये बिल्कुल गलत है। इन चेंजिंग इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू आस्क्ड और एंक्वायर्ड। ओके, और आपको नोट करेक्ट ही बताना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट।
नाउन से वर्ब के फॉर्मेशन में कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, नहीं बताना है आपको। नोट का आपको खास क्या ध्यान रखना है एग्जाम में। ओके, कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम नोट देखना ही भूल जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो ब्रीथ से आपका ब्रीथ बनेगा, राइट है बिल्कुल। चॉइस से चूज़ बिल्कुल सही है। कन्फ्यूजन से कन्फ्यूज़ बना, सही है बिल्कुल। बट कंसोलेशन से आपका कंसोल्ड नहीं बनेगा, कंसोलेशन से आपका सिर्फ कंसोल बनेगा। डी इसमें नहीं आएगा, डी आपका रॉन्ग है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन से वर्ड की जो स्पेलिंग है करेक्ट है बताना है। कनकॉमिटेंट, ओके, कनकॉमिटेंट का आपको बताना है इसका वर्ड की स्पेलिंग कौन सी राइट है। 15 का ऑप्शन नंबर आपका सी है, CONCOMITANT। ओके, और इसका मीन्स जो होता है वो होता है आपका संलग्न बोल सकते हैं आप इसको, या फिर किसी चीज़ से जुड़ा हुआ भी बोल सकते हैं, जुड़ा हुआ। ओके, अटैच जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस, नरेशंस के रेफरेंस में इसमें से कौन सा जो रूल है वो करेक्ट नहीं है। ए में इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड इज टू इज चेंज इन ऑर्डर एज पर सेंस। नेक्स्ट है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द कनेक्टर इज इफ या वेदर यूज होता है, सही है। इन इनडायरेक्ट नाउ इज चेंज्ड इनटू देन, सही है ये भी। और आपका फर्स्ट वाला भी सही है, बट दस इज चेंज्ड इन दियर इन इनडायरेक्ट, ये आपका गलत है। दस आपका देयर में चेंज नहीं होता है। ओके, जो आपका वर्ड होता है दस, ये आपका सो में चेंज हो जाता है। ओके, सो में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो यूज़ किया जाता है विच बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ था काम, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बिल्कुल सही है। आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका जो होता है उसका एक्शन उसमें पास्ट में शुरू हो चुका होता है और वो अभी भी चल रहा होता है, इसका मीनिंग यही है। व्हेन टू नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, जब दो नाउन्स को क्वालिफाई किया जाता है ईच और एवरी से, दे रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है ये भी। वो उसको सिंगुलर वर्ब लगती है उसमें जब कोई सेंटेंस ईच या एवरी से शुरू हो। नेक्स्ट सी, इफ़ वन ऑफ इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, यदि वन ऑफ का यूज़ एज ए सब्जेक्ट किया जाए, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सही है, सिंगुलर वर्ब लेता है ये। बट डी है जो है आपका लेट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ए सब्जेक्ट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लेट तो ऑलवेज फॉलोड होता है ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से कभी नहीं होता। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं लेट मी गो, ओके, लेट मी गो आप ले सकते हो, या फिर लेट अस गो, लेट्स गो, इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट यूज़ होता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो वी होता है। ओके, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट नहीं है आपको बताना है इसमें। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होता है, सही है। पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस इज़ ए प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, और जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन होता है यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वी यूज़ द मोडाल कैन टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज़ पॉसिबल, कैन का यूज़ होता है जो चीज़ पॉसिबल होती है उसके लिए, सही है बिल्कुल। डी में है आपका एन एडवर्ब नेवर कम्स बिटवीन ए वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, और जो एडवर्ब होता है वो कभी भी आपका वर्ब एंड इसके सब्जेक्ट के बीच में नहीं आता है, सही है बिल्कुल, इसके सब बीच में कभी भी नहीं आता है जो एडवर्ब होता है। एडवर्ब तो ऑलवेज जो होता है वो कभी भी इसके बीच में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। नेक्स्ट है 19, द सेंटेंस दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज़
सेंटेंस है दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इन। तो बताना है आपको सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 19 का आपका राइट ऑप्शन होगा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए प्रीपोजिशंस, इनमें से कौन सा वर्ड जो है प्रपोजिशन है? बियॉन्ड, एंड, येट एंड नाउ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो बियॉन्ड है वो आपका प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल रेसिप्रोकल नाउन से है? तो रेसिप्रोकल का आपका ईच अदर, जो ए ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ईच अदर, वन अनदर, ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, वन अनदर ऑलवेज, ठीक है, ईच अदर एंड वन अनदर। यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें आपको 22 से 24 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इसको पढ़ के। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। देखिए 22, ए लॉट ऑफ फिशेस दैट हिज सिस्टर कुक्स फॉर हिम, आपको इसमें बाकी तो लास्ट में सेंटेंस सेम ही है पूरा, ओके, और ए लॉट ऑफ भी आपका सेम है, सिर्फ आपका फिशेस में ही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, इसलिए आपको बताना है। तो आपका जो 22 का राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, ए लॉट ऑफ फिश दैट हिज सिस्टर कुक्स फॉर हिम। तो आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि ये क्यों सही है, क्योंकि फ़िश जो होता है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। हाँ, एक कंडीशन में हो सकता है, जब फ़िश की बहुत सारी वैरायटीज़ को शो किया जाता है तो वहाँ पर, यानी कि कई सारी प्रजातियों को शो करता है, तो आप वहाँ पर फ़िशेज़ यूज़ कर सकते हैं। बट फ़िश का वैसे प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वैसे इसके ऑलरेडी ए लॉट ऑफ लगा चुके हैं इसके सामने, ए लॉट ऑफ फिश दैट हिज सिस्टर कुक्स फॉर हिम। तब कभी फिशेज़ आएगा तो उसकी बहुत सारी प्रजातियों को शो करेगा, पर यहाँ उसकी सिस्टर ने उसके लिए फ़िश बनाई है, तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन को शो कर रहा है, इसलिए फ़िश ही यूज़ होगा, फिशेज़ नहीं होगा। नेक्स्ट 23, ही इज़ रिच एनफ टू स्टार्व, ही इज़ टू रिच टू स्टार्व, ही इज़ टू रिच नॉट टू स्टार्व, एंड नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा आपका 23 में? तो 23 का आपका राइट ऑप्शन होगा बी, ही इज़ टू रिच टू स्टार्व, ओके। नेक्स्ट देखिए 24, मैनी ए मैन वॉन्ट्स टू बी रिच ओवरनाइट, मैनी ए मैन वॉन्ट टू बी रिच ओवरनाइट, मैनी ए मैन वॉन्टेड टू बी रिच ओवरनाइट, या नन ऑफ द अबव, ओके। तो जो आपको 24 क्वेश्चन है उसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैनी ए मैन वॉन्ट्स टू बी रिच ओवरनाइट। बहुत सारे लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, ओके। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है करेक्ट है? ही विल कैन गो विद अस, शी मस्टड स्टडी वेरी हार्ड, शी कैन गो, या सतीश इज रिचेस्ट ऑफ द टू। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका ही विल कैन गो विद अस, कभी भी एक सेंटेंस में आप दो मोडाल्स वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हो, विल और कैन इसमें एक साथ दी गई है, ऐसे आप दो मोडाल वर्ब्स कभी भी एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसमें करेक्ट बताना है कौन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट, शी मस्टेड स्टडी वेरी हार्ड, आप कभी भी मोडाल वर्ब में ईडी नहीं लगा सकते, उसकी सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि मोडाल्स जो है ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ की जाती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ओके। शी कैन गो, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सी कैन गो। एंड सतीश इज़ रिचेस्ट ऑफ द टू, ये भी गलत है, क्योंकि आपका रिचेस्ट जो है वो दो से अधिक लोगों के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पर आपको टू को कंपेयर करना है, तो आपको रिचेस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, इनमें से जो कौन सा पेयर है वो मिसमैच्ड है? सिंपल प्रपोजिशन आउट, कंपाउंड प्रपोजिशन अराउंड, या फ्रेजल कंपोजिशन विदाउट, पार्टिसिपल प्रपोजिशन पेंडिंग। बताना है इसमें कौन सा मिसमैच्ड है 26 का। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है फ्रेजल प्रपोजिशन विदाउट, ये आपका मिसमैच दिया हुआ है, बाकी और सारे सही है। नेक्स्ट देखते हैं 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रपोजिशन, करेक्ट प्रपोजिशन से कौन सा एडजेक्टिव फॉलो नहीं किया गया है इनमें से? अक्यूज्ड ऑफ, यानी किसी पर आरोप लगाना, सही है। एफ्लिक्टेड विद, किसी से जुड़ा होना, सही है।
एंग्री विथ, किसी पर्सन से एंग्री होना, सही है। बट डी फोन आपका गलत है, क्योंकि डी फोन का मीन्स होता है बहरा, इसलिए ऑन की जगह आपका इन यूज़ होगा, इसमें डीफ इन होता है। नेक्स्ट 28, विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पंक्चुएशन के यूज़ के रेफरेंसेस में से कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट है वो बताना है। शी वॉज यंग, ब्यूटीफुल, काइंड एंड इंटेलिजेंट, रॉजन रन टुवर्ड्स मी, फेल, येल्ड एंड फेंटेड, हाउ आर यू मीना, या फिर सीमा सेड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो फ्रेंड्स 28 का जो है आपका राइट ऑप्शन होगा डी, सीमा सेड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। डी ऑप्शन आपका राइट है, इसमें बाकी तीनों आपके गलत है पंक्चुएशन को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपैरिजन्स इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा आइडियोमेटिक कंपैरिजन इसमें से करेक्ट नहीं है। ऑल इन ऑल, एट द टॉप ऑफ, एट लैग, या फिर एट सिक्सेस एंड सेवन्स। तो 29 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, एट लैग, इसमें से करेक्ट नहीं है। बाकी ऑल इन ऑल भी सही है, एट द टॉप ऑफ भी, एंड एट सिक्सेस एंड सेवन्स भी सही है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। वर्ड और एंटोनिम के सीक्वेंस में इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है आपका बताना है। एबिलिटी यानी कि योग्यता, और इनएबिलिटी अयोग्यता। मोबाइल कोई गतिशील वस्तु या फिर अस्थिर, और इमोबाइल स्थिर या फिर गतिहीन बोल सकते हो उसको। आर्म और डिसआर्म, आर्म बोलते हैं किसी शस्त्र बल, और डिसआर्म किसी को निशस्त्र कर देना बोल सकते हो आप। बट एफेबल और पोलाइट आपका बिल्कुल अपोजिट है। एफेबल और पोलाइट इनके एंटोनिम्स नहीं है एक दूसरे के। एफेबल आप बोलते हैं मिलनसार को, ओके। एफेबल का मीन्स होता है मिलनसार, और पोलाइट तो आपको पता ही है विनम्र। तो दोनों ही आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इनमें से कौन सा वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है। अमेच्योर, सेंट, सीज या कॉर्प्स, कौन सा वर्ड है जो मिसस्पेल्ड किया गया है इसमें। तो 31 का राइट ऑप्शन आपका ए होगा। इसकी स्पेलिंग्स गलत है। बाकी सेंट, सीज और कॉर्प्स आपके सही है। कॉर्प्स आप किसी चीज़ को बोल सकते हो, किसी का शव या फिर लाश, कॉर्प्स बोलते हैं उसको। सेंट तो आपको बोल ही सब बता देंगे, सुगंध होती है जो। और सीज किसी चीज़ का बंद होना, यानी कि घेराबंदी किसी चीज़ की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कुछ डायरेक्शंस दिए हैं फिर से 32 एंड 33 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज़ नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रपोजिशंस। कौन सी वर्ब जो है करेक्ट प्रपोजिशन से फॉलो नहीं हुई है। अबाउंड, इन और विद, एब्सटेन फ्रॉम, एक्ट इन और अकाउंटेबल टू। बताइए इसमें 32 का राइट ऑप्शन। 32 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, एक्ट इन। ये आपकी गलत है। बाकी एब्सटेन फ्रॉम, अबाउंड, इन और विद और अकाउंटेबल बिल्कुल सही है, बट आपका एक्ट इन बिल्कुल गलत है, ओके। 33 में अडेयर टू, एग्री विद यू, एम फ्रॉम एंड एम एट। 33 का राइट ऑप्शन होगा आपका सी। इसमें आपकी करेक्ट प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एपिस्ट्रोफे। एपिस्ट्रोफे के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें इनकरेक्ट है। एपिस्ट्रोफे इज यूज्ड टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर्स। एपिस्ट्रोफे जो है लेटर्स के ओमिशन को शो करता है, सही है बिल्कुल। क्योंकि कोई अगर लेटर्स होता है, जैसे कि आई एम होता है, अगर हम ऐसे लिखते हैं आई एम, बट अगर हम एपिस्ट्रोफे यूज़ कर दें इसमें आई एम, तो ए आपका ओमिशन हो जाएगा इसमें ए का, और ये ऐसे शो करेगा उसको, ठीक है। बी एपिस्ट्रोफे इज यूज टू ए नाउन टू शो पोजीशन। एपिस्ट्रोफे जो है नाउन के पोजीशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। डी एपिस्ट्रोफे इज यूज्ड टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स। और जो एपिस्ट्रोफे होता है यूज़ किया जाता है
एनक्लोज करने के लिए एग्जैक्ट वर्ड्स को। तो आपका 34 में जो है आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ये आपका इनकरेक्ट दिया गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 35। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस में इसमें से कौन सा मिसमैच दिया गया है? एक्टर से एक्ट्रेस सही है, ऑथर से ऑथरेस भी सही है, बैचलर कवारा होता है ये, और स्प्रिंस्टर जो होता है वो अविवाहित होता है, सही है। बट आपका काउंट का डचेस नहीं आएगा, काउंट का आपका काउंटेस होता है, काउंटेस। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ एफिट। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका जो मीन वर्ड्स दिया गया है एफिट, इसका मीन्स होता है आपका कमज़ोर या फिर शक्तिहीन। ओके और यहाँ पर हमें इसका सिनोनिम्स कौन सा इसमें से नहीं है बताना है, बट इसमें तो कोई भी इसका सिनोनिम्स है ही नहीं इसमें एक भी, मतलब कोई सा भी। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है मिस प्रिंट हो गया है। इसका मीन्स तो कमज़ोर होता है, बाकी आपके वर्ड्स के मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। जो एडामेंट होता है वो आप बोलते हैं दृढ़। ओके तो दृढ़ भी इसका सिनोनिम्स नहीं है, एंड स्ट्रॉन्ग तो है ही मजबूत। करेजियस साहसी होता है, और बोल्ड आपका वीर या बहादुर। तो आई थिंक दिस इज़ द मिसस्पेल्ड क्वेश्चन। ओके आप इसे इग्नोर करें, बट वो कैब्स आपकी मैंने इसमें बता ही दी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन दियर ब्रैकेट्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज किया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, यहाँ पर आपको एक्टिव और पैसिव में दिया है सेंटेंस, पैसिव में चेंज करना है नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। तो आपका 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है इसमें। आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, नॉवेल्स आर इंटरेस्टेड बाय मी, आई हैव इंटरेस्ट इन नॉवेल्स, या फिर आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। तो फ्रेंड्स जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को जो है हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और जो टेंस होता है वो भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। टेंस के अकॉर्डिंग ही इसकी वर्ब वगैरह भी चेंज हो जाती है। तो 37 में आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना था आपको 38 में। तो 38 का आपका जो ऑप्शन सही है वो ए होगा, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। यहाँ पर इसका मतलब जब लाइफ होती है तो वहाँ पर आशा भी होती है, दैट लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, क्योंकि आशा और जीवन जो लाइफ होती है हमारी वो इनसेपरेबल है, यानी कि अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। अनरफल्ड डिनोट्स। अनरफल्ड किसको डिनोट्स करता है बताना है। तो जो अनरफल्ड होता है वो आपका, इसका मीनिंग होता है चौरस। चौरस आप इसको बोल सकते हैं अनरफल्ड को, और इसका जो मीनिंग पूछा है इसका एक तरह से आपको, तो वो आपका काम होगा ओके शांत। अनरफल्ड का काम इसमें डिनोट्स को करता है काम को। सिंपल आपको पता ही, साधारण। इंडिफरेंट यानी कि किसी से भिन्न न होना, इंडिफरेंट। श्लैगिश होता है आपका आलसी या मंद भी बोल सकते हैं इसको। ओके फेलाइन 40 में आपको फेलाइन डिनोट्स किसको करता है, फेलाइन। तो फ्रेंड्स जो 40 का है आपका बी ऑप्शन राइट होगा, कैट लाइक। जो बिल्ली के जैसा चतुर या चालाक होता है उसको आप फेलाइन बोल सकते हैं। ओके फेमिनाइन आपको पता ही है, स्त्री जैसा। फेरोशियस जो होता है वो खूंखार होता है, खूंखार इसका मतलब खूंखार। और अगली एंड क्लमसी जो होता है गंदा और भद्दा होता है। ओके नेक्स्ट टीनस डिनोट्स। टीनस किसको डिनोट्स करता है आपका, टीनस जो होता है इसका मीनिंग होता है आपका पतला या फिर महीन, बहुत ही पतला। 41 का आपका राइट ऑप्शन होगा नॉट सबस्टेंशियल। ओके 41 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 42 प्रेग्नेंट डिनोट्स। प्रेग्नेंट किसको डिनोट्स करता है, तो ये आपको जो हृदय को छूने वाला होता है, यानी कि मूविंग। ए ऑप्शन राइट होगा, मूविंग। हृदय यानी कि मार्मिक जो होता है उसको बोलते हैं प्रेग्नेंट। ओके बाकी डीप जो गहरा, शार्प
तेज या नुकीला, वेरी पेनफुल, दुख से भरा हुआ। 43 में देखते हैं आउटलुक डिनोट्स। आउटलुक किसको डिनोट्स करता है? लुकिंग आउट, प्रोस्पेक्ट, स्क्रूटिनी या फिर आउटवर्ड अपीयरेंस। तो ये आपका प्रोस्पेक्ट इसमें राइट होगा। आउटलुक जो है प्रोस्पेक्ट को डिनोट्स करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 एंड 45 में। सिलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग इज टू द गिवन वर्ड। इनमें से आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है। 44 कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का जो मीनिंग होता है वो आपका अपोजिट वर्ड बताना है इसमें। तो कॉन्फिडेंस आपको पता ही है, जिसमें बहुत सारा विश्वासी जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, और जिसमें विश्वास नहीं होता है यानी कि अनश्योर, इसका अपोजिट हो जाएगा अनश्योर। कवर्डली बोलते हैं आप बुज़दिल को। ओके, वेग जो होता है वो होता है अज्ञात या फिर हल्का, और सेक्रेटिव तो आपको पता ही है, जो छिपाने वाला रहस्य और रहस्यात्मक होता है वो। 45 होता है ग्लूमी। ग्लूमी का जो यानी कि निराशा, और इसका जो अपोजिट होगा वो आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, चीयरफुल। ओके, चीयरफुल बोलते हैं इसको। फेथफुल होता है वफादार। फॉरगेटफुल होता है भूलने वाला, और हार्मफुल नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। तो फ्रेंड्स जो 46 से 50 तक आपको चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से जो सेंटेंस दिए गए उसमें से चूज़ करना है आपको अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। कि नमन वॉज वैक्सड हिज ब्रदर्स बिहेवियर। जो नमन है वो बहुत ही वैक्स था, मतलब परेशान था इस ब्रदर्स बिहेवियर, अपने ब्रदर के बिहेवियर से। तो फ्रेंड्स 46 में जो राइट ऑप्शन होगा आपका 46 का वो ए होगा, वैक्सड एट। नेक्स्ट देखिए 47। सी कंटिन्यू टू स्माइल डैश हिज वार्निंग्स। वह स्माइल कंटिन्यू करती रही इसकी वार्निंग के बाद भी। तो 47 का भी आपका राइट ऑप्शन सी होगा, एट, स्माइल एट होगा। नेक्स्ट देखिए द ओनर ऑफ द हाउस डैश द रूम। तो 48 में आपका बी राइट होगा, एंटर्ड द रूम। द ओनर ऑफ द हाउस एंटर्ड द रूम। 49 दिस बुक कंसिस्ट डैश 20 चैप्टर्स। तो अब 4 आएगा, बी इन आएगा, या सी में ऑफ, या डी ऑन। 49 में आपका राइट होगा आपका सी ऑप्शन, ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ही डैश द नीड ऑफ मनी इन लाइफ। एम्फेसाइज्ड ऑन, एम्फेसाइज्ड अपॉन, या एम्फेसाइज्ड एट, या फिर एम्फेसाइज्ड। तो 50 का आपका राइट होगा एम्फेसाइज्ड। ही एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ मनी इन लाइफ। उसने जोर दिया लाइफ में पैसों को, पैसे की ज़रूरत को एम्फेसाइज किया उसने। नेक्स्ट देखते हैं चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको सेंटेंस चूज करना है ब्रैकेट्स में, जिस उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट होगा इसकी जगह पे। ए केस इन पॉइंट इज सिडनी ऑस्ट्रेलिया वेयर लास्ट ईयर मोर देन 8,000 पेडेस्ट्रियंस इज फाइंड फॉर इलीगली क्रॉसिंग सिटी स्ट्रीट्स। तो आपको बताना है इस फाइंड की जगह इसमें से क्या आएगा। 51 का राइट ऑप्शन होगा आपका वर फाइंड, बी। बिकॉज जो आपका सेंटेंस है वेयर लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर यानी कि पास्ट की बात चल रही है इसमें आपकी। ओके, आपका इज यूज़ नहीं होगा, फाइंड के साथ वर यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं 52। 52 में वी हैड बीन अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम यू नो एंड सो वी आर एंक्सियस टू गेट होम अगेन। तो उसमें 52 में आपको बताना है राइट क्या होगा। 52 का राइट होगा हैव बीन। वी हैव बीन अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम यू नो एंड सो वी आर एंक्सियस टू गेट होम अगेन। नेक्स्ट 53 पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हैड वॉकड माइल्स टू टेक ए डिप एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना। तो आपको बताना है 53 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 53 में आपका बी होगा, वॉक फॉर माइल्स टू टेक अ डिप। ओके,
नेक्स्ट 54, नॉट ओनली शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम्ड इट इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। उसने केवल उसके प्रपोजल को जो है ऑब्जेक्ट नहीं किया उस पर, बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग टर्म के साथ कंडेम भी कर दिया। तो 54 का आपका राइट ऑप्शन ए होगा, नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट। नॉट ओनली, क्योंकि जो आप नॉट ओनली होगा उसके साथ आप डिड यूज़ करेंगे। नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम्ड इट इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम बट ही प्लेज गुड देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स। तो 55 का आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा, ही प्लेज बेटर देन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट में आपको पैराग्राफ्स दिया है जिसको आपको पढ़कर क्वेश्चंस के 56 से 60 तक आपको उसकी आंसर करने हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ्स ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए पढ़ते हैं इसको। नाउ लेडीज़ एंड जेंटलमैन सेड द कंज्यूरर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन कंज्यूरर ने कहा, यानी कंज्यूरर बोलते हैं कि मायावी जो होते हैं, कंज्यूरर जो होता है वो मायावी को बोलते हैं, यानी कि जादूगर। हैविंग शोन यू दैट द क्लॉथ इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी। मेरे पास जो कप, वो जो उसके पास क्लॉथ होता है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली खाली है। उसने बोला कि मैंने आपको दिखाया है, खाली है बिल्कुल। आई विल प्रोसीड टू टेक फ्रॉम इट ए बाउल ऑफ गोल्ड फिश प्रेस्टो, कि मैं आपको इसमें से गोल्ड फिश का बाउल इसमें से निकाल के दिखाता हूँ अभी। ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग, ओह हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। जो हॉल में सारे लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे, वाह कितना वंडरफुल है और ये कैसे कर सकता है ऐसे। बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट सैड इन ए बिग विस्पर। पर जो क्विक मैन एक बैठा हुआ था, बहुत ही तेज आदमी, चालाक आदमी, से फ्रंट सीट पर, उसने पूरा बड़े ही बिग विस्पर यानी कि उसे सबको बोला, टू पीपल नियर हिम, जो उसके पास नियर लोग पीपल बैठे हुए थे, ही हैड इट अप हिज स्लीव। वह उसकी जो बाजू होती है, स्लीव्स होती है, उसमें है, उसने रखा हुआ है पहले से ही। देन द पीपल नोडेड ब्राइटली एट द क्विक मैन एंड सेड। तब जो पीपल्स थे वहाँ पर उन्होंने नोडेड किया, यानी कि सिर हिलाया उन्होंने हाँ में, ब्राइटली एट द क्विक मैन उसकी बात पर, एंड सेड कहा, ओह ऑफ कोर्स, एंड एवरीबडी विस्पर्ड राउंड द होल। और सब लोग थे वो सब वही बात बोलने लगे। ही हैड इट अप हिज स्लीव, उसके पास उसकी स्लीव में है वो। माई नेक्स्ट ट्रिक सेड द कंज्यूरर। मेरी नेक्स्ट ट्रिक, फिर से मायावी ने कहा, इज द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स। क्या यह एक फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स है? यू विल नोटिस दैट द रिंग्स आर apparently separate. Yet a blow they all joined, clang 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 presto. फिर से वो जो रिंग होती है उसको अलग कर देता है बाउल से और फिर उसे ज्वाइन कर देता है। तो इस पर जनरल बज ऑफ स्टूफेक्शंस टिल द क्विक मैन वॉज हियर टू विस्पर, ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉट ऑफ हिज स्लीव। फिर से वही बात होती है वहाँ पर कि इसके दूसरी स्लीव्स में हैड अनदर लॉट ऑफ हिज स्लीव, उसने दूसरी उसमें रखा होगा अपनी बाजू में, आस्तीन में मीन्स। अगेन एवरीबडी नोडेड एंड विस्पर्ड, और फिर से वही हुआ, सबने हाँ में सिर हिलाया और फिर से बुदबुदाया उन्होंने वहाँ पर। द रिंग्स वर अप हिज स्लीव्स, जो रिंग थी वो उसकी स्लीव में रख थी। द ब्रो ऑफ द कंज्यूरर वॉज क्लाउडेड विद द गैदरिंग फ्राउन, और जो मायावी था, मैंने जादूगर था, उसकी जो मस्तक पर थे वो भीड़ के जो फ्राउन था, मतलब उनके तेवर थे, उसको देखकर उसके सर पर बादल मंडराने लगे। आई विल नाउ, ही कंटिन्यूड, अब मैं करूँगा, उसने कहा, शो यू द मोस्ट अम्यूजिंग ट्रिक बाई विच आई एम एनेबल टू टेक एनी नंबर ऑफ एग्स फ्रॉम ए हैट। मैं आपको अब दिखाऊंगा कि हैट में से कितने, कोई भी नंबर आप बताइए, उसमें से कितने अंडे निकलेंगे। विल सम जेंटलमैन काइंडली लेट मी हिज हैट, कि मुझे अपनी कोई जेंटलमैन अपनी हैट दे सकता है। थैंक यू प्रेस्टो, उसे हैट मिल जाती है तब। ही एक्सट्रैक्टेड 17 एग्स, और वो उसमें से 17 एग्स जो है निकालता है। 35 सेकेंड्स द ऑडियंस बिगिन टू थिंक, और 35 सेकेंड्स के लिए ऑडियंस सोचने लगती है दैट ही वॉज वंडरफुल, कि वंडरफुल था। देन द क्विक मैन विस्पर्ड अलोंग द फ्रंट बेंच, और तभी जो वो क्विक मैन था फ्रंट सीट से फिर से वो विस्पर करता है, यानी कि फिर से वो बड़बड़ाता है वहाँ पर। ही हैज़ ए हैन अप हिज स्लीव, कि उसकी जो बाजू है उसमें एक मुर्गी भी है। एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड इट ऑन, और सारे पीपल जितने लोग थे वहाँ पूरी सभा उसको बोलती है। ही हैज़ ए लॉट ऑफ हैंड्स अप हिज स्लीव, कि उसके पास तो बहुत सारी मुर्गियाँ हैं उसकी स्लीव में। द एग ट्रिक वॉज रून्ड, और उसकी जो एग ट्रिक थी वो भी रून हो गई। इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल थ्रू, इसी से सब कुछ चल रहा है ये।
इट ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द विस्पर्स ऑन द क्विक मैन, और जो क्विक मैन था उसके विस्पर्स से, उसके बोलने से सब कुछ बेकार हो जाता है। दैट द कंज्यूमर मस्ट हैव कंसील्ड अप हिज स्लीव्स, और वो बोलते हैं कि मायावी जो जादूगर है उसको अपनी स्लीव्स को कंसील करना चाहिए, यानी कि उसमें छुपा कर रखता है वो। इन एडिशन टू द रिंग्स भी, हैंड्स एंड फिस्ट भी, सेवरल पैक्स ऑफ कार्ड्स, लॉट ऑफ ब्रेड्स एंड डोर्स क्रैडल एंड ए लाइव गुनिया पिग्स, ए 50 सेंट पीस एंड एक रॉकिंग चेयर, ये सब चीज़ें उसने अपनी उसमें रखी हुई थी। ओके, पैराग्राफ्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हमने जो इसमें पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। ओके, अपना खुद का माइंड उसमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ वही सब कुछ पढ़ के उसी से आपको आंसर करना है। द ब्रो ऑफ द कंज्यूरर वॉज क्लाउडेड विद ए गैदरिंग फ्राउन, द सेंटेंस मस्ट मीन्स दैट द कंज्यूरर, तो आपको बताना है इसका मतलब क्या था। 56 में आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, वॉज वेरी प्लीज्ड, यानी कि बहुत खुश था, बहुत दुखी था। वॉज रादर एंग्री, गुस्सा हो गया था उसको, या फिर वॉज वेरी अफेड, या फिर वो डर गया था। तो फ्रेंड्स 56 का जो है आपका राइट ऑप्शन सी होगा, ही वॉज रादर एंग्री, वो गुस्सा हो गया था उस टाइम। ठीक है, उसको मस्तक पर। द एग वॉज रूइंड, सॉरी द एग ट्रिक वॉज रूइंड, जो एग ट्रिक थी वो रूइंड हो गई थी। दिस मीन्स दैट eggs were all broken, people were unconvinced, conjurer was disappointed, या फिर the trick could not be performed, क्या हुआ था। तो 57 का जो राइट ऑप्शन है आपका बी है, पीपल वर अनकन्विंस्ड, जो पीपल्स थे वहाँ पर वो अनकन्विंस थे, वो मान नहीं रहे थे उसकी बात, इसलिए उसकी जो ट्रिक थी वो रिन हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द क्विक मैन, और क्विक मैन के अकॉर्डिंग द कंज्यूरर, जादूगर था, हैड एवरीथिंग बोट फॉर प्रोडक्शन, उसके पास सब कुछ था, खरीद रखा था उसने प्रोडक्शन के लिए। प्रोड्यूस थिंग्स विद द मैजिक ही न्यू, या फिर वो मैजिक से अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा था जिसे वो जानता था। या फिर हैड थिंग्स इन द लार्ज स्लीव्स ऑफ हिज कोट, या उसकी कोट की स्लीव्स में थी। क्रिएटेड एन इल्यूशन ऑफ थिंग्स विद हिज मैजिक, या फिर वो अपने मैजिक से थिंग्स का इल्यूशंस क्रिएट कर रहा था, यानी कि उनको भ्रम में डाल रहा था। तो फ्रेंड्स 58 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा, हैड थिंग्स इन द लार्ज स्लीव्स ऑफ हिज कोट। ओके, 59 द ऑथर बिलीव्स दैट द क्विक मैन वॉज रियली, ऑथर को विश्वास है कि क्विक मैन जो था वास्तव में क्या था वो। तो 59 का आपका राइट ऑप्शन क्लेवर, वो बहुत ही चालाक था, मतलब बहुत ही चतुर था, उसे पता था कि ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है। नेक्स्ट, द कंज्यूरर एक्सट्रैक्टेड 17 एग्स फ्रॉम द हेड ऑफ वन जेंटलमैन फ्रॉम द ऑडियंस, 60 का आपका राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको फिर से डायरेक्शन से 61 से 65 तक, चूज द ऑप्शन विच इज़ क्लोजेट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स, जो आपको वर्ड्स दिए कैपिटल्स में उनके क्लोजेट मीनिंग बताना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा 61 फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है बताइए। ऑनेस्ट एंड आउटस्पोकन, सीरियस एंड स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, फीलिंग या डिटरमाइंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑनेस्ट एंड आउटस्पोकन होगा। फोर्थ राइट बोलते हैं स्मूफट या स्पष्ट बोलने वाला किसी बात को, उसको बोलते हैं फोर्थ राइट। और सीरियस एंड स्टबर्न होता है जिद्दी और गंभीर जो कोई हो। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव होता है मजबूत और बहादुर। विलिंग एंड डिटरमाइंड, इच्छुक और जो दृढ़ होता है अपने अटल, उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट 62 रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का जो क्लोजेट मीनिंग आपको उसमें बताना है। क्लोजेट मीनिंग क्या है रिप्रीमेंड का, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर आपका 62 वाले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा रिब्यूक, यानी किसी को डांटना है, फटकारना, बोलते हैं रिप्रीमेंड या रिब्यूक। प्रेज पता ही है आपको, प्रशंसा किसी की, रिमाइंडर किसी को याद दिलाना कुछ, और रिवॉर्ड किसी भी चीज़ के लिए पुरस्कृत किया जाना किसी को, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 पंक्चुअलियस। पंक्चुअलियस किसको बोलते हैं, सीरियस, केयरफुल, पंक्चुअल या फिर हार्ड वर्किंग, किसको बोलते हैं पंक्चुअलियस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, केयरफुल। पंक्चुअलियस का जो क्लोजेट मीनिंग होता है वो आपका केयरफुल होता है। सीरियस गंभीर को बोलते हैं, पंक्चुअल पाबंद किसी चीज़ का, और हार्ड वर्किंग कठिन मेहनत कार्य करने वाला, हार्ड वर्किंग उसको बोलते हैं। 64 डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का जो आपको क्लोजेट मीनिंग होगा वो आपका होगा प्रूडेंट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। और इसका मीनिंग होता है आपका चतुर या फिर बुद्धिमान, उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंस्कॉन्स।
हैंसकॉन्स का जो मीनिंग होता है क्लोजेट, वो आपका होता है टू सेटल कंफर्टेबली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका, यानी कि आराम से बैठ जाना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं। अब यहाँ से आपका लिटरेचर स्टार्ट होता है। अभी तक सारे क्वेश्चंस ग्रामर के थे, तो अब 66 से आपका लिटरेचर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 66, शेक्सपियर इज, शेक्सपियर का बताना है आपका कौन से एरिया में ये राइटर थे। एक रेनेसां राइटर थे, रेस्टोरेशन प्ले राइट थे, 20th सेंचुरी के प्ले राइट थे, या फिर क्लासिकल प्ले राइट थे ये। तो शेक्सपियर थे वो आपके रेनेसां के प्ले राइट थे। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 66 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 67। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेक स्कॉलर ऑफ लैटिन, न्यू अ लॉट इन ग्रीक, हैड ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, या फिर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर के बारे में ये वाला कोटेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, शेक्सपियर कहाँ पे बॉर्न हुए थे, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था बताना है, सॉरी कब हुआ था इनका बर्थ ये बताना है। तो आपका 1564 यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल, और 1564 में इनका जो बर्थ हुआ था, और इनकी डेथ भी सेम डेट पे हुई थी, 23 अप्रैल 1660। ओके, 69 में cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. These lines have been taken from. बताना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो 69 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा जूलियस सीजर, ऑप्शन नंबर बी, जूलियस सीजर की लाइनें हैं। और इस प्ले में जो सीजर है, ये गिवन लाइन्स जो दी है वो आपको कैलिफोर्निया से सीजर बोलता है ये लाइनें। ओके, और जूलियस सीजर जो था वो आपका 1599 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। तो इसमें बताना है आपका वर्ड्सवर्थ की फिलोसफी को जो था किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया था ये। तो 70 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो टी.एस. इलियट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, टी.एस. इलियट। 71 लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, जो लिरिकल बैलेट्स है वो किसके साथ अपीयर्स हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है 6 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, 10 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 10 बाय वर्ड्सवर्थ, 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, या फिर 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 4 पोएम्स कोलरिज की थी उसमें एंड 19 जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ किसका भूत देखता है। तो जो मैकबेथ होता है वो आपका बैंकों का भूत देखता है, उसका घोस्ट देखता है वो। और जो मैकबेथ थी आपकी 1606 में आई थी। ओके, Who stated these words for Shakespeare? Soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage. शेक्सपियर के बारे में ये कोटेशन किसने दी है, साल ऑफ द एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले भी। तो 73 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के द्वारा ये कोटेशन दी गई थी, सी। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज इट। आपको लाइन पढ़नी है, उसका आंसर करना है। और जूलियस सीजर, thou art mighty yet, thy spirit walks about and turns over our swords in our own proper entrails. What is the essence of this statement? इस स्टेटमेंट का जो एसेंस है, यानी कि जो सार है, वो बताना है आपको क्या है। ओके, इसमें बोला कि ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet, तुम्हारा तो अभी भी जो शक्ति है, अभी भी तुम अमर हो, मतलब thy spirit walks about and turns our swords in our own proper entrails। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका, इसका जो सार है वो आपका है
बी ऑप्शन, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। इनका मीनिंग ही इसमें यह है कि जूलियस सीजर जो होता है वो मर के भी नहीं मरता, उसकी शक्ति अभी भी जिंदा रहती है मरने के बाद भी। 75 देखते हैं। गर्ल्स वर्दी कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो गर्ल्स वर्दी जो थे वो आपके 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, और इनका बर्थ जो था वो आपका 1867 में हुआ था, और उनकी जो डेथ थी वो आपकी 1933 में हुई थी, और ये 20th सेंचुरी के पोएट थे, राइटर थे। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसमें हीरोइन कौन है? 76 का राइट ऑप्शन बताना है। 76 का जो राइट ऑप्शन होगा आपको वो है मिरांडा। मिरांडा जो होती है वो द टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की बेटी होती है, और ये इसकी हीरोइन होती है प्ले की। और ये प्ले जो था आपका आया था 1611 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 इन विच ऑफ हर वर्क्स डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर? वर्जीनिया वुल्फ अपने एक फिक्शनल कैरेक्टर इन्वेंट करती है अपना शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में, तो उसका नाम बताना है क्या था, और कौन उसका, उनके वर्क का नाम भी बताना है किस में करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा इनका, ए रूम फॉर ऑफ वंस ओन। इसमें ये जूडिथ था, इनकी सिस्टर का नाम शेक्सपियर की जो फिक्शनल कैरेक्टर था वो उसका नाम जूडिथ था। और जो ये बुक थी इनकी ये 1929 में आई थी। विच ऑफ दिस ट्रेवल पोएम्स बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन सी ट्रेवल पोएम्स है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है इनका टूर ट्रेवल था ये 1790 में, जब ये टूर पे गए थे अपने तब इन्होंने ये लिखना शुरू किया था, और उसके बाद ये 1793 में पब्लिश हुई। क्वेश्चन देखते हैं। ए वॉलेट बाई ए मॉस स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज ए क्वाट फ्रॉम द। ये कोट बतानी है कहाँ से ली गई है? ऑड ड्यूटी से, लूसी पोएम से, द ग्रीन लिनेट, सॉलिटरी रीपर। तो 79 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो लूसी पोएम्स होगा। लूसी पोएम्स से ली गई है, और जो लूसी पोएम्स है आपका ये 5 पोएम्स की एक सीरीज़ है जो 1798 से 1801 के बीच में लिखी गई थी। पोएम है, 5 पोएम्स का कलेक्शन है ये। एक पहली पोएम थी इसमें, स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। सेकेंड थी सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड थी इसमें आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। फोर्थ थी 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर। और 5 थी ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये इसके नेम्स थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शेक्सपियर्स इनकॉर्पोरेट्स लिवीज अकाउंट ऑफ ट्रांक्विन्स लस्ट इन ए नैरेटिव वर्क कॉल्ड। तो आपका 80 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका रेप ऑफ लुक्रेसी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, द रेप ऑफ लुक्रेसी। और ये इनका एक नैरेटिव वर्क था जो 1594 में आया था। 1594 में आया था रेप ऑफ लुक्रेसी, और ये जो है इसमें 1855 लाइन्स थी, और ये 265 स्टैंजाज में डिवाइड था। इसका जो एक स्टैंजा था वो 7 लाइन का था। नेक्स्ट, हु सेड इट? हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस? व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज? तो ये बताना है किसने कहा था, ओथेलो ने, इयागो ने, या कैसियो डेस्टिमोना? सारे के सारे कैरेक्टर ओथेलो प्ले के हैं आपके, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है। ओके, और ये 1604 में आई थी, और इसकी जो सेटिंग थी वो पूरी हुई थी। शेक्सपियर का जो ओथेलो था तो वो मूर ऑफ वेनिस थे, वेनिस में इसकी सेटिंग हुई थी, और ओथेलो को द मूर ऑफ वेनिस भी इसमें कहा गया है। और ये जो लाइन है आपकी इयागो के द्वारा कही गई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, इयागो इज़ द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेस 82। स्ट्राइफ किसका लिए ड्रामेटाइज करता है? ए ड्रामा बिटवीन लवर्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ए स्ट्राइक या फिर ए वॉर। तो जब का स्ट्राइफ है ये स्ट्राइक के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क व्हिच वाज टू बी कॉल्ड। जो प्रिल्यूड था वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया वो किसका एक बड़ा पार्ट था और उसको क्या कहा गया था, इसको बताना। 83 का ऑप्शन ए में द एक्सक्यूशन है, द रिकॉल्स या रिविजिटेड या फिर पीटर बेल। तो जो 83 का राइट ऑप्शन है आपका वो आपका द रिक्लूस होगा। द रिक्लूस का ये पार्ट था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। वर्ड्सवर्थ का बर्थ जो हुआ था आपका 1770 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1850 में। 84 द डार्क फ्लावर बाय जॉन गैल्सवर्दी इज ए। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया डार्क फ्लावर क्या था ये? ए लव ड्रामा, ए ट्रेजिक प्ले, ए लव नॉवल या फिर ए कॉमिक प्ले। बताइए क्या था? तो ये आपका एक लव नॉवल था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा और ये 1913 में आया था। और जॉन गैल्सवर्दी का बर्थ हुआ था 1867 में और डेथ 1933 में। 85 इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी जो पोएम थी वो लिखी गई थी? टिंटन एबी, द प्रिल्यूड, लूसी पोएम्स या फिर द सॉलिटरी रीपर। तो जो इसमें द प्रिल्यूड है ये इनकी 1805 में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बट ये इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हो पाई थी 1850 में, जो इनकी वाइफ मैरी ने कराई थी, क्योंकि इनकी लाइफ टाइम में ये पब्लिश नहीं हो पाई थी। क्वेश्चन नंबर 86 शेक्सपियर रोट। शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं बताना है? 154, 451, 145 या 26। तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन। शाइलॉक जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले में है? एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट या फिर मीजर फॉर मीजर। तो 87 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो बी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 88 विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबीज। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबी है वो क्या है? ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक एपिक, नन ऑफ द अबव। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबी है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके। 89 वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट। वर्ड्सवर्थ जो थे वो अपनी मौत डेथ से पहले कहाँ पर रह रहे थे बताना आपको 89 में। तो वो अपने रेडल माउंट में रह रहे थे, इनका हाउस था यहाँ पे एक, अपनी फैमिली के साथ बिफोर हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 विच ड्रामा ऑफ गर्ल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। कौन सा ड्रामा है गर्ल्सवर्दी का जो कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाता है, द्वंद्व लाता है एक। तो 90 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका स्ट्राइफ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा स्ट्राइफ। और स्ट्राइफ जो था ये आपका 1909 में आया था और ये एक 3 एक्ट प्ले था। क्वेश्चन नंबर 91 वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद। वर्ड्सवर्थ की जो मोस्टली पोएम्स थी वो किससे डील करती है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से डील्स करती है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर। और वर्ड्सवर्थ जो थे अपनी जो सबसे फाइनेस्ट पोएम्स थी कुछ वो कौन से ईयर्स के दौरान जो थे उन्होंने कंपोज की थी वो।
तो 92 का राइट ऑप्शन है आपका। 1798 से 99 के बीच में इन्होंने कंपोज की थी। क्वेश्चन नंबर 93, शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस। शेक्सपियर ने मोस्टली अपने प्लेस में क्या यूज़ किया है? तो ये इन्होंने ब्लैंक वर्स मोस्टली अपने प्लेस में यूज़ किया है। ये एक मैट्रिकल पैटर्न जो थे वो यूज़ करते थे, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, और इसको ही ब्लैंक वर्स बोला जाता था। और ब्लैंक वर्स को यूज़ करके ही इन्होंने अपने प्लेस लिखे थे। नेक्स्ट 94, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या था? तो मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। वो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, लिरिकल बैलेट्स वॉज रिटन बाय कॉलरिज एंड। लिरिकल बैलेट्स था जो 1798 में लिखा गया था, और ये कलेक्शन था 23 पोएम्स का, जो मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले ही, जिसमें 4 पोएम्स कॉलरिज की थी और 19 बाय वर्ड्सवर्थ। और ये कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कोलैबोरेशन में लिखा गया था। 96, द सॉलिटरी रीपर इज ए। जो सॉलिटरी रीपर है वो एक बैलेड है आपका। जब वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड गए थे तो वहाँ पर इन्होंने एक लड़की को गाते सुना, और वहीं पर ये फिर बैलेड इन्होंने लिखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर इन लव विद। जो शेक्सपियर का 12th नाइट है उसमें ओलिविया किसके प्रेम में डूबी हुई होती है पूरी तरह से, सर से लेकर पैर तक अपने? तो वो होती है वॉयला डिस्क्यूस्ड एज सिजेरियो। वॉयला होती है वो मेन वैसे तो, बट उसने सिजेरियो का डिस्क्यूज कर रखा था, वेश बदल रखा था, तो इसलिए उसके प्यार में पड़ जाती है। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया जो है अपने पिता की हेल्प के लिए आती है क्योंकि ही हैड गिवन हर द लॉयन शेयर ऑफ हिज किंगडम, ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, या फिर शी हेटेड हर एल्डर सिस्टर। किस लिए आती है वो? तो ये आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, उसका अपने पिता के लिए जेन्युइन लव था जिसकी वजह से उनकी हेल्प करने के लिए आती है। और एक किंग लियर की एक करेक्टर है कॉर्डेलिया, और किंग लियर वर्ड्स विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मेलाइनिटी। किसके लिए लिखा गया है ये, किसके लिए यूज़ किया गया टर्म? तो 99 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका इयागो होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इयागो जो है ओथेलो से लिया गया कैरेक्टर है। नेक्स्ट, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर्स, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, ये जो लाइनें आपके डैफोडिल्स से ली गई हैं, डैफोडिल्स। और डैफोडिल्स जो है एक लिरिक पोएम थी रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलिबन बताना है आपको। इज़ द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, मैरिड प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, या फिर किल्ड प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, या फिर इन इज़ द विलन इन द टेम्पेस्ट। तो 101 में जो है कैलिबन जो होता है विलन होता है ये टेम्पेस्ट में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और जो टेम्पेस्ट थी वो आपकी 1611 में लिखी गई थी, लास्ट वर्क माना जाता है इसको इनका, विलियम शेक्सपियर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है? तो आपकी फर्स्ट ही जो डैफोडिल्स है ये इनके द्वारा लिखी गई है, बाकी और इनकी वर्क्स नहीं है। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, और ये उनके लाइफ के कौन से फेज में लिखी गई थी? तो उनके लास्ट फेज में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, ऑफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ। ऑफिलिया किसकी प्रेमिका होती है? तो फ्रेंड्स ये आपकी हेमलेट की प्रेमिका होती है ऑफिलिया, हेमलेट प्ले में अपीयर होती है ये। और हेमलेट जो है वो यंग्स जो ऑफिलिया होती है हेमलेट प्ले में, वो यंग नोबल वुमेन होती है डेनमार्क की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक माना जाता है? तो ये इनका प्रिल्यूड होता है, ऑप्शन नंबर बी, 1805 में जो लिखा गया था, बट पब्लिश हुआ था 1850 में। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। कौन से शेक्सपियर के कौन से प्ले में मालवोलियो का जो कैरेक्टर होता है वो आता है, किसमें पोर्ट्रे किया गया है ये? लव स्लेबर्स रोस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट या फिर एज यू लाइक इट। तो ये प्ले आपका ट्वेल्थ नाइट में आता है। ओके, इट वॉज ए कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नॉवल ऑफ गर्ल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। इनमें से कौन सा नॉवल जो है गर्ल्सवर्दी का उनका मास्टरपीस माना गया है? द पीजन, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, आइलैंड फेरीज या फिर इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर राइट होगा, इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट इनका मास्टरपीस माना गया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1932 में, नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 108, द कैरेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियन कॉमेडी। कैरेक्टर होता है बॉटम, कौन से शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी में अपीयर होता है बॉटम? तो जो निक बॉटम होता है वो कैरेक्टर होता है शेक्सपियर के ए मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, मिडसमर नाइट ड्रीम्स में आपका ये कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट, आई एम मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द प्ले। ये जो कोटेशन है बतानी है कौन से प्ले से ली गई है ये? तो ये आपकी किंग लियर से ली गई है, जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज थी, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट और मैकबेथ, और ग्रेट ट्रेजेडीज थी जिसमें किंग लियर से ये लाइनें ली गई है। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से लाइनें ली गई है? द टेबल टर्न से, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या आई वॉन्डर्ड ओनली एज ए क्लाउड, आज द सॉलिटरी रीपर। तो ये आपकी जो लाइनें हैं वो आपकी टेबल टर्न से ली गई है। ओके, और टेबल टर्न जो थी वो आपकी 1798 में लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और जो आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड है, इसका दूसरा नाम डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो के कौन कहकर बुलाता है? बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन या फिर थॉमस लॉज। तो आपका इसमें से रॉबर्ट ग्रीन से ही होगा, रॉबर्ट ग्रीन इनको बोलते हैं एन अपस्टार्ट क्रो। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ। शेक्सपियर के जो प्लेस थे, हिस्ट्री प्लेस, वो किस कौन से पीरियड के दौरान जो थे आए थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 350 ईयर्स। नेक्स्ट, द एसेंशियल शेक्सपियर्स इज ए वर्क बाय। द एसेंशियल शेक्सपियर जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 113 का जो राइट ऑप्शन होगा वो जॉन डोवर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, जॉन डोवर विल्सन। और उनका बर्थ 1881 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1969 में। ये एक प्रोफेसर थे और स्कॉलर ऑफ रेनेसां ड्रामा के स्कॉलर भी थे। नेक्स्ट, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर। लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट जो एडिशन था वो कब अपीयर हुआ था? तो ये 98 में हुआ था फर्स्ट। इसके 4 एडिशन आए थे, फर्स्ट आया था 1798 में, सेकंड आया था 1800 में, और उसके बाद 1802 में थर्ड आता है और 1805 में लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू whom इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रिल्यूड वो किसको एड्रेस है? तो ये आपके कॉलरिज थे जिनको एड्रेस थी ये पोएम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 115 का जो है राइट होगा। और ये ऑटोबायोग्राफिकल कॉन्वर्जेशन पोएम्स थी इन ब्लैंक वर्स।
नेक्स्ट, ए मेट्रिकल फूड कॉन्टेनिंग ए स्ट्रेस्ड फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड लेबल इज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्रोचे। ट्रोचे होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म विक्टोरियन इवॉक्स द एटीट्यूड्स ऑफ, जो टर्म है विक्टोरियन वो इवॉक्स द एटीट्यूड्स ऑफ, तो उसका राइट ऑप्शन होगा आपका मॉरल अर्नेस्टनेस। नेक्स्ट, आयम्बस इज ए मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ, जो आयम्बस है वो मेट्रिकल फूड है कंसिस्टिंग ऑफ, बताना है इसमें कितने सिलेबल्स होते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें ज़रूर दें कि इसमें कितने जो होते हैं फूड्स होते हैं इसमें। ओके, 199 में ए फूड इन ए पैरासोडी इज ए बेसिक यूनिट ऑफ, जो फूड होता है वो बेसिक यूनिट का पैरासोडी में क्या होता है फूड, तो ये रिदमिक मेजरमेंट होता है, जो रिदमिक मेजरमेंट जिसको बोलते हैं वो होता है ये। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द एक्सप्रेशंस गायनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, इनमें से कौन से फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं जो गायनोक्रिटिसिज्म को पहली बार यूज़ करते हैं, तो 120 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका एलन शोवॉल्टर है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा टर्म किसके द्वारा लिया गया है, इस पर हमने एक वीडियो बना चुके हैं, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख सकते हो आप। नेक्स्ट 121, द टर्म ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, तो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो 121 का राइट ऑप्शन आपका विलियम जेम्स होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। इन्होंने अपनी फेमस बुक थी इनकी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो उन्होंने 1890 में लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें ही इन्होंने विलिंग ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ किया था। 122, इन फॉर्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्टिस्ट, 122 का राइट ऑप्शन जो है वो बताना है आपको क्या है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन होगा, पिक्चरेस्क कंट्री लाइफ। 123 में डी ऑप्शन राइट होगा। 124, एनागोनोसिस इज ए टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग, तो 124 का आपका राइट ऑप्शन है ए, द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। एनागोनोसिस जो होता है वो मूवमेंट होता है ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट, यानी कि प्ले के हीरो के द्वारा। लास्ट एंड 125, हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, हेप्टामीटर बताना है इसमें कितनी फीट्स होते हैं फिर कितनी लाइन्स होती है उसमें, तो 125 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी है, 7 मेट्रिकल फीट होते हैं हेप्टामीटर में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।